नमस्कार, मैं इसके सक्सेना आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए आज मैंने फिर है ना आज हमने 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं केमिस्ट्री का। यानी कि आज का ये गेस क्वेश्चन होगा 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम हॉल में मेरा एक गेस किया गया क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। हमने डिसाइड कर लिया है कि ये क्वेश्चंस 2022 के बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया है। चलिए मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते तो आप हमारे बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट नवादा से जुड़ जाइए। हमारा ये बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट नवादा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। आप मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ व्हाट्सएप पे लेना चाहते तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जहां से मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। क्या कहता है क्वेश्चन फर्स्ट? क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि आदर्श घोल और अनादर्श घोल को परिभाषित करना है। आदर्श घोल क्या होता है, अनादर्श घोल क्या होता है, इसे परिभाषित करना है प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान से देखो आदर्श घोल क्या होता है। यहाँ पे कहता है कि वो ऐसा घोल जो सभी सांद्रता एवं तापमान पे, यानी जो सांद्रता कुछ भी लिया जाए और तापमान कुछ भी लिया जाए, यानी सभी कंडीशन पे राउल्ट का नियम का पालन करता हो, उसे हम लोग कहते हैं आदर्श घोल। यानी कि आदर्श घोल जो सभी सांद्रता एवं तापमान पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो, उसे आदर्श घोल के नाम से जानते हैं। उदाहरण किसका है विद्यार्थी? बेंजीन ले लो और टॉलिन का घोल बना दो तो क्या बनने वाला है? तो ऐसा विलयन आदर्श घोल कहलाता है। यानी बेंजीन और टॉलिन को अगर एक साथ मिलाकर एक विलयन बनाया जाए तो वह विलयन आदर्श घोल होगा, है ना। तो इसका पहला क्लियर हो गया। इसी में दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि अनादर्श घोल क्या है। अनादर्श घोल क्या है? तो वो ऐसा घोल जो सभी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम लोग अनादर्श घोल के नाम से जानते हैं। यानी कोई सांद्रता और कोई तापमान पे जो राउल्ट का नियम का पालन ना करे, वैसे घोल को हम लोग अनादर्श घोल के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण क्या है? एल्कोहल और जल इसका उदाहरण है। यानी कि आप एल्कोहल ले लीजिए और उसमें क्या करें, जल मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा? एक अनादर्श घोल के उदाहरण बन जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो? क्वथनांक में उन्नयन क्या है, ये पूछ रहा है आपसे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। आपको याद होगा कि डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टी नोट बी। टीबी माइनस टी नोट बी होता है फॉर्मूला डेल्टा टीबी का। यहाँ पे होता है, ये होता है क्या? बिलियन का क्वथनांक बिंदु। ये होता है शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु। ये बिलियन का क्वथनांक बिंदु और ये शुद्ध विलायक का, यानी दोनों के बीच यानी कि अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक बिंदु। डिफिनेशन क्या कहता है? डिफिनेशन कहता है कि बिलियन के क्वथनांक बिंदु लेना है, यानी कि डेल्टा टीबी, एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक टी नोट बी लेना है, कि क्वथनांक बिंदु के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर को हम लोग क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जानते हैं, यानी कि डेल्टा टीबी के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि शुद्ध विलयन का क्वथनांक बिंदु और विलायक के क्वथनांक बिंदु के अंतर को हम लोग क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या कहता है कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है? अर्धपारगम झिल्ली क्या है? यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कहता है वो ऐसा झिल्ली होता है जो केवल विलायक के अणुओं को गमन करने देती है, उसे हम लोग अर्धपारगम झिल्ली के नाम से जानते हैं। यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो केवल विलायक के कणों को जाने के लिए देता है। क्या देता है प्यारे विद्यार्थियों?
विलायक के कणों को जाने देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अर्धपारगम झिल्ली के नाम से जानते हैं। यानी वैसा झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को गमन करने के लिए देता है उसे अर्धपारगम के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, जो केवल विलायक के अणुओं को गमन करने के लिए दे उसे अर्धपारगम कहते हैं। इसी में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर चौथे क्या कहता है, कुछ क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि अनुषंग गुण से आप क्या समझते हो, विभिन्न प्रकार के अनुषंग गुणधर्म को लिखिए। कहता है अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, आपको लिखना है ये क्या है अनुसंख्यक गुणधर्म और कितने प्रकार के होते हैं ये आपको लिखना है। तो हमने बता रखा है कि अनुसंख्यक गुणधर्म होता है प्यारे विद्यार्थियों, विलयन का गुण होता है, यानी विलयन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय के प्रकृति पे, उसे अनुसंख्य गुण के नाम से जानते हैं। यानी कि विलय का केवल का संख्या होना चाहिए, विलय के कणों की संख्या होनी चाहिए, उसी पर निर्भर करे हम वैसे विलयन को क्या बोलते हैं, हम लोग अनुसंख्यक विलयन के नाम से जानते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। अनुसंख्यक विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला क्या है, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, पहला वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है प्रसरण दाब। पहला है क्वथनांक वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रसरण दाब होते हैं। ये मेरा 4 प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि वाष्प दाब से आप क्या समझते हो, वाष्प दाब से क्या समझते हो, इसे प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। प्रभावित करने वाले कारक को लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। कहता है कि साम्यावस्था में नियत ताप पर, यानी जो साम्यावस्था इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो नियत ताप है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, यानी तापमान भी नियत रखना है, जो द्रव के ऊपर, यानी जो द्रव होता है उसके ऊपर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब को वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। ये सिंपली कहता है कि एक मेरा बर्तन है, इसमें मेरा द्रव रखा है ना, इसके ऊपर हमने क्या किया, इसको बर्तन को हम लोग बंद कर दिए, बर्तन को बंद कर दिए। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ वाष्प के कण जो दिख रहे हैं, यहाँ पे नियत तापमान लेना है, तापमान कांस्टेंट होनी चाहिए, और यहाँ पे जो साम्य अवस्था लेना है, यानी इस पे जो दाब लगाएगा यहाँ पे वाष्प के कण द्रव के ऊपर, इसी को हम लोग वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसको प्रभावित करने वाले कारक को भी लिखना है। प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो देखो तापमान से वाष्प दाब प्रभावित हो जाता है, दाब से वाष्प दाब प्रभावित होता है, और जो अवाष्पशील विलय होते हैं इसे मिलाने पर भी मेरा वाष्प दाब प्रभावित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हो, विद्युत रासायनिक सेल क्या है इसे लिखना है। कहता है वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानते हैं। यानी वैसा सेल लेना है जो हमारा विद्युत ऊर्जा को कहाँ बदल दे, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, नहीं सॉरी यहाँ पे जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं कि लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग को लिखना है। लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग को लिखना है। तो वैसा यू आकार की नली जो ऑक्सीकरण अर्ध एवं अवकरण अर्ध को जोड़ता है उसे लवण सेतु कहते हैं। यानी वैसा यू आकार की नली होती है, वैसा यू आकार की नली होती है जो ऑक्सीकरण अर्ध एवं अवकरण अर्ध को जोड़ता है, उसे हम लोग लवण सेतु कहते हैं, उसे हम लोग लवण सेतु के नाम से जानते हैं। इसके निम्नलिखित उपयोग है, उपयोग क्या क्या है कि यह आंतरिक सेल परिपथ को पूरा कर देता है, यानी कि जो दो बर्तन होता है मेरा, इसके जो आंतरिक परिपथ होते हैं इसको ये पूरा कर देता है मेरा सॉल्ट ब्रिज, है ना। दूसरा काम इसका क्या है कि यह अर्ध सेलों के बीच विद्युत उदासीनता बनाए रखती है, यानी कि यहाँ जो अर्ध सेल में जो एक्स्ट्रा आयन जो बन जाते थे, यहाँ पे जिंक रहता था और जिंक टूट टूट के विलयन में आ जाता, जिससे विलयन में Zn+2 की सांद्रता बढ़ जाती थी आयन की, यहाँ पे SO4- की सांद्रता बढ़ जाती थी। इसको क्या करता है, इन दोनों को कम करने के लिए ये क्या करता है, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है सॉल्ट ब्रिज। तो
क्वेश्चन नंबर ए भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन 8 क्या कहते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और बिलियन का जो सांद्रता होता है वो 1 m होता है। ये दो कंडीशन को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इकाई सांद्रण वाले, यानी सांद्रता कितनी लेनी है 1, और तापमान कितना लेना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इकाई सांद्रण वाले बिलियन और धातु के छड़ के बीच जो उत्पन्न विभव होता है उसको हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। दो कंडीशन याद रखना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर सांद्रण पे बिलियन का जो होता है और धातु के छड़ के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है उस विभव को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कहता है, अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हो। अभिक्रिया की दर को परिभाषित करना है, क्या होती है अभिक्रिया की दर। तो आपको पता होगा कि प्रति इकाई समय में जो प्रतिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में होने वाली जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी जैसे ए और बी है, मेरा ए है अभी का प्रतिकारक है, ये मेरा है प्रतिफल। कहता है इन दोनों में जो प्रति इकाई समय में जो प्रति सेकेंड ए के सांद्रण में जो कमी आ रही है और बी के सांद्रण में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो प्रति समय इकाई में ए और बी की सांद्रता लगातार क्या होती है, परिवर्तित होते रहती है, बदलते रहता है। उसे हम लोग अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई समय में अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो अभिक्रिया की कोटि कहता है कि दिए गए वेग समीकरण में जो वेग समीकरण देगा, जैसे R इक्वल टू के ए की पावर मान लेते हैं यहाँ 3/2 दे दिया है, और यहाँ बी की पावर कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है, ये 3 है। तो आप पूछेगा ये क्या है, मेरा वेग समीकरण दिया गया है, ये वेग समीकरण। तो कहता है दिए गए वेग समीकरण में जो प्रतिकारक होते हैं, जो प्रतिकारक ए और बी दिख रहा है कि सांद्रण के घात, यानी सांद्रता का जो घात दिख रहा है 3/2 और 1/2 के योग को अभिक्रिया की कोटि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या रखना है, जो वेग समीकरण आपको लिख कर देगा उसमें प्रतिकारक के जो सांद्रण होता है उसका ऊपर जो घात लिखा होता है उसके योग को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि शॉटकी और फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है। शॉटकी और फ्रेंकल दोष में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI मार लो, इस बार बोर्ड में छपने वाला सवाल है। यानी VVI शॉटकी और फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है। कहता है शॉटकी और फ्रेंकल दोष में निम्नलिखित अंतर है। आपको एग्जाम में है तो इसी प्रकार से 2 टेबल बनाइए और दोनों टेबल में अलग अलग पॉइंट्स को लिखते चलिए, जिससे नंबर कटने की चांसेस बहुत ही कम होती है। तो आप मेरी बात को गौर से सुने, आपको एग्जाम में आए तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को रिटेन करना है, लिखना है। पहला हमने यहाँ पहला लाइन लिखना है कि फ्रेंकल और शॉटकी दोष में निम्नलिखित अंतर है। 2 कॉलम बना दिए, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। अब बारी बारी से पॉइंट्स को लिखते चलिए। चलो पॉइंट्स को कैसे लिखना है आपको सिखाते हैं। कहता है शॉटकी दोष में पहला पॉइंट क्या कहता है, इनमें धन आयन और ऋण आयन अपने जालक से अनुपस्थित हो जाते हैं। यानी कि जो शॉटकी दोष होता है उसमें जो धनायन होते हैं और ऋण आयन होते हैं, धनायन और ऋण आयन जो अपने जालक से क्या होता है वो अनुपस्थित हो जाता है, यानी बाहर निकल जाते हैं वहां से, है ना। इसमें कहता है कि इनमें आयन अपने जालक से अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। इसमें जो होता है आयन होता है वो बाहर नहीं निकलता है, बशर्ते उसी के कहीं दूसरे जगह पे चला जाता है, यानी कि अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। तो यहाँ जाने से क्या होता है, इसमें जो आयन है तो उतने ही रह जाता है, बशर्ते जगह खाली चेंज कर लेता है, जालक से अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। दूसरा पॉइंट देखो,
देखो क्या आता है, इनमें जो क्रिस्टल का घनत्व घटता है, क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है शॉटकी दोष में, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि किस दोष में क्रिस्टल का घनत्व घटता है, तो शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। जबकि आप यहाँ पे फ्रैंकल दोष देखेंगे तो इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तीसरा पॉइंट्स क्या कहता है, तीसरा पॉइंट्स कहता है प्यारे बच्चों, इसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग बराबर होता है। यहाँ पे जो शॉटकी दोष होते हैं इसमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं, जो धनात्मक होता है और जो ऋणात्मक पार्ट होता है, ये दोनों का आकार है जो लगभग बराबर साइज का होता है, यानी दोनों बराबर साइज के होते हैं, धन आयन भी और ऋण आयन भी। यहाँ पे कहता है कि इनमें धन आयन और ऋण आयन के आकार में बड़ा होता है। यहाँ कहता है जो ऋण आयन का आकार है वो धन आयन के आकार से बड़ा होता है, यानी कि माइनस वाला बड़ा होगा यहाँ पे प्लस वाला से, यानी जो ऋण आयन का आकार बड़ा होता है धन आयन से। क्लियर है बातें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पॉइंट नंबर चौथा क्या कहता है, यह दोष क्षारीय धातु के हैलाइड में होता है, यानी शॉटकी दोष होता है जो क्षारीय धातु के हैलाइड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये बनता है कि क्षारीय धातु के हैलाइड कौन सा दोष दिखलाते हैं, तो शॉटकी दोष दिखलाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो दिख रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंट्स नंबर 4 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉटकी दोष क्षारीय धातु के हैलाइड दिखाते हैं, जबकि यहाँ पे फ्रैंकल दोष सिल्वर के हैलाइड दिखाते हैं, यहाँ पे फ्रैंकल दोष। तो क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्यों। व्याख्या करना है कि जो आयनिक ठोस होते हैं जो गलित अवस्था में होता है वो विद्युत धारा का चालन करते हैं, परंतु जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ये ऐसा नहीं करता, विद्युत धारा का गमन नहीं करता। क्यों नहीं करता इसको आपको समझाना है इसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आयनिक ठोस जो होते हैं गलित अवस्था में यहाँ पे मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, यानी जो आयनिक ठोस जो गलित अवस्था में जाता है तो आयन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, यानी आयन अब चलने फिरने लगता है, तो मुक्त आयन उपस्थित होते हैं एवं आयन गमनशील होते हैं, और आयन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकते हैं, इसीलिए गलित अवस्था में विद्युत का चालन होते हैं। इसीलिए जो होता है आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन होते हैं, परंतु जो ठोस अवस्था में आयन गमन नहीं करते हैं, ठोस अवस्था में आयन गमन नहीं करते हैं, इसीलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। तो क्लियर हो गई बातें कि जो गलित अवस्था में आयन के मुक्त होने के कारण, यानी कि आयन फ्री होने के कारण विद्युत धारा जाती है, जबकि ठोस अवस्था में आयन गमन ही नहीं करता है, जिससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि उपसहसंयोजन संख्या का क्या अर्थ है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, इसका मतलब समझाना है। कहता है कि अवयवी कण के निकटतम उपस्थित गोले की संख्या को समन्वय संख्या के कारण नाम से जानते हैं, यानी जो एक गोला जो अवयवी कण होता है इसके निकट कितने गोले लगे होते हैं, उस गोले की संख्या को क्या कहते हैं, उस गोले की संख्या को हम लोग यहाँ पे समन्वय संख्या यानी उपसहसंयोजन संख्या के नाम से जानते हैं। यानी जितने गोले एक गोले के टच में रहता है, जितने गोले एक गोले के टच में रहता है उससे हम लोग समन्वय संख्या के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि फलक केंद्रित इकाई समय जो संख्या कितनी होती है, 12 होती है। घनीय एक अंतः केंद्रित घनीय में कितना होता है, वो 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एल्कोहल एवं जल के 1 विलयन में आणविक अन्वयन क्रिया की भूमिका को लिखिए। ये VVI मार लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कहता है, एल्कोहल एवं जल दोनों में अंतराणुक बंधन होते हैं तथा जुड़े होते हैं, जिसके कारण विलयन में अंतरा आणविक बल घट जाता है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। अतः यह विलयन विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है एवं क्वथनांक घट जाता है। कहता है कि एल्कोहल और जल जब मिलाते हैं विद्यार्थी, तो यहाँ पे जो अंतराणुक बल बंधन जुड़े जो होते हैं, यहाँ पे मिलाने के कारण अंतराणुक बल क्या होता है, घट जाता है। जब अंतराणुक बल घट गया, कम हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा और क्वथनांक घट जाएगा, और यहाँ पे जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं कि विलोम या उल्टा प्रसरण क्या है, परिभाषित कीजिए। कहता है यदि बाहरी दाब का मान प्रसरण दाब के मान से अधिक हो जाता है तो विलायक के कण समुद्री जल से शुद्ध जल की ओर गमन करता है, उसे विलोम प्रसरण या उल्टा प्रसरण कहते हैं। यानी कि जो बाहरी दाब का मान होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो, जो एक्सटर्नल दाब लगाते हो, जो एक्सटर्नल दाब वो प्रसरण दाब से अधिक कर देते हैं, तब जो विलायक के कण होता है समुद्री जल से, यानी जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल की ओर गमन करने लगता है। कौन? यहाँ पे विलायक के कण, वहाँ पे उसे उल्टा प्रसरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। 16 क्या कहता है कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हो, हिमांक में अवनमन क्या है इसे के बारे में बताना है। कहता है शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु एवं विलयन के हिमांक बिंदु के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। यानी डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिखना है, टी नोट एफ माइनस टी एफ लिखना है। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। यानी डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ होता है इसका फॉर्मूला। यानी कि शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु लेना है और विलयन का हिमांक बिंदु के दोनों का जो अंतर होगा उसको हम लोग हिमांक में अवनमन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं कि मोल अंश को परिभाषित करें, कि मोल अंश क्या है इसे लिखना है। कहता है विलयन के कुल मोलों की संख्या में, यानी विलयन का जो कुल मोल होता है उसमें उपस्थित विलेय और विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोलंश के नाम से जानते हैं। यानी कि जो विलयन में रहता है पूरा मोल घुला हुआ उसके अनुपात करना है, विलेय का लेना है बटा यहाँ पे विलयन का मोलंश लेते हैं, यहाँ पे विलयन का मोलंश, इन दोनों के अनुपात को हम लोग यहाँ पे मोल अंश के नाम से जानते हैं। विलयन का मोल यहाँ पे नीचे लेना है और जिसका निकालना है उसका ऊपर लेना है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी मोल दिखता है उसे हम लोग मोल अंश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं रख सकते हैं। यानी कॉपर के बर्तन में ये जो यहाँ पे जो जिंक का बर्तन है इसमें आप कॉपर सल्फेट नहीं रख सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि ऐसा करना यहाँ पे गलत साबित हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्यों गलत है समझिए। तो कहता है कि नहीं रख सकते हैं आप जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को। कहता है जिंक का जो मानक अपचयन विभव का मान होता है कॉपर के मान से कम होता है। यानी कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव होता है वो होता है कॉपर से कम। इसका अर्थ है कि जिंक यहाँ कॉपर आयन को क्या करता है, अपचयित कर देता है, अतः हम कॉपर सल्फेट को जिंक में नहीं रख सकते हैं। यानी कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में नहीं रख सकते हैं। इसका अर्थ है कि जिंक बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से, यानी कॉपर से रिएक्शन यहाँ पे फास्टली कर देता है, कॉपर को हटा देता है ना। 18 नंबर सवाल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्या कहता है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, कि आप लोग क्या करते हैं जब विलयन को तनु करते हैं और पानी मिलाते जाते हैं, पिलाते जाते हैं, तो यहाँ पे उसकी चालकता पे क्या असर पड़ता है, क्यों घट जाता है, ऐसा आपका क्या कहना है? कहते हैं कि विलयन की चालकता प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि जो विलयन की जो चालकता होता है ये किस पर निर्भर करता है, जो प्रति इकाई आयतन, यानी कि 1 लीटर में कितने आयन उपस्थित है इस बात पे निर्भर करता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखता है प्यारे विद्यार्थी, निर्भर करती है तनुता करने पर प्रति इकाई आयन में, प्रति इकाई आयतन में जो आयन की संख्या होती है घट जाती है, अतः विलयन यहाँ पे विद्युत का विद्युत विशिष्ट चालकता क्या होता है, घट जाता है। जब आयन की संख्या ही घट गया प्रति इकाई लीटर में, तो यहाँ पे अब कॉस है कि विलयन का चालकता भी घट जाता है तनुता के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या कहता है कि उन धातु की सूची बनाएं जिनका वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है। यानी ऐसे धातु का आप लिस्ट तैयार करें
जो वैद्युत अपघटन द्वारा यहाँ पे इसका निष्कर्षण किया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्यारे विद्यार्थी, जो अत्यधिक क्रियाशील धातु होते हैं, जो अत्यधिक क्रियाशील धातु होते हैं उनका जो होता है अपचयन विभव का मान अधिक होता है। जो प्रबल अपचायक की तरह कार्य करते हैं उससे हम लोग वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि धातु को हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन 21 क्या कहता है कि किसी वैद्युत अपघटनी सेल के विलयन में चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। कहता है कि मोलर चालकता क्या है और यहाँ पे विलयन की चालकता क्या है। तो देखो क्या कहता है, किसी वैद्युत अपघट के विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर, यहाँ पे चालकता के नाम से जानते हैं। यानी किसी को जो प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम होते हैं उसको हम लोग चालकता के नाम से जानते हैं। मोलर चालकता क्या होता है कि विशिष्ट चालकता लेना है और यहाँ वैद्युत अपघट के 1 मोल रखने वाले आयतन के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं। क्लियर होगी बातें। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखिए। फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम क्या है, इसको लिखना है। कहता है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम कहता है कि वैद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित भार होता है वो आवेश के सीधा समानुपाती होते हैं, उसे फैराडे के प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। क्या कहता है प्यारे विद्यार्थी, जो होता है द्रव्यमान जो जमा होता है वो आवेश के सीधा समानुपाती होता है। जो वैद्युत अपघटन कराइएगा तो उस समय जो द्रव्यमान जो इलेक्ट्रोड पे जमा होता है वो आवेश के सीधा समानुपाती होता है ना। इसी को फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करना है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, इसे आपको बताना है। कहता है किसी इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी 1 इलेक्ट्रोड लेना है तो उस पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रभावित किया जाता है तो एकत्रित भार विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं। कहता है कि 1 एम्पियर की धारा बहाना है कहाँ पे, 1 सेकंड तक इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो उस टाइम जो द्रव्यमान विलयन से बाहर निकल कर आता है उस द्रव्यमान को विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि लवण सेतु क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखिए। कहता है वैसा ही आकार की नली जो ऑक्सीकरण अर्ध एवं अपकरण अर्ध को जोड़ता है उसे हम लोग लवण सेतु कहते हैं। इसका 2 उपयोग निम्नलिखित है। क्वेश्चन पहले भी आया था, है ना। कहता है लवण सेतु आंतरिक परिपथ को पूरा करता है और 2 अर्ध सेलों के बीच विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 24 रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है जिसे प्रभावित करने वाले कारक के बारे में लिखना है। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग पर प्रभाव डालने वाले निम्नलिखित से कारक हैं। पहला क्या है, तापमान, दूसरा क्या है, दाब, तीसरा क्या है, सांद्रता, और चौथा क्या है, उत्प्रेरक। यानी तापमान के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है प्रभावित होता है, दाब के द्वारा भी होता है, यहाँ पे सांद्रता के साथ भी अभिक्रिया की दर बढ़ती है घटती है, और यहाँ पे उत्प्रेरक के साथ भी अभिक्रिया की वेग प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 26 कहता है ताप बढ़ाने पर वैद्युत अधिशोषण क्यों घट जाती है। तापमान जब बढ़ाते हैं प्यारे विद्यार्थी तो भौतिक अधिशोषण क्यों घट जाती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो कहता है क्या कि भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। यानी भौतिक अधिशोषण एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ऊष्माक्षेपी है, बाहर ऊष्मा निकालती है। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का साम्य अवस्था पीछे चला जाता है, अतः भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता है, क्योंकि वो खुद ऊष्मा देता है और हमें देना पड़, और खुद हम भी दे रहे हैं, तो ऐसा तो उल्टा कर देगा ना अपना काम को, है ना। इसीलिए क्या होता है, भौतिक अधिशोषण ये कम हो जाता है तापमान बढ़ाने पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं कि अधिशोषण संतापी वक्र क्या है। जो अधिशोषण संतापी वक्र है इसको क्या कहते हैं, कहता है कि अस्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा लेना है। अधिशोष के बीच के संबंध को अधिशोषण संतापी के नाम से जानते हैं, यानी कि log x बटा m इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पे log p प्लस 1 बटा log यहाँ पे k के बराबर होता है अधिशोषण संतापी।
28 नंबर सवाल क्या कहता है, अपोहन क्या है इसके बारे में लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अपोहन क्या है, डायलिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, अपोहन क्या है। कहते हैं कोलाइडी विलयन में अशुद्ध कोलाइडी कण को बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग अपोहन कहते हैं। अपोहन एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की तरीका है कि जो कोलाइडी विलयन में अशुद्ध कोलाइडी कण होते हैं इसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे अपोहन के नाम से जानते हैं। अपोहन क्या है, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की तरीका है जिसमें अशुद्ध कोलाइडी कण होते हैं, उसे बाहर निकालने की क्रिया को अपोहन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या कहता है कि पेप्टीकरण को परिभाषित करना है कि पेप्टीकरण क्या है, पेप्टीकरण क्या होते हैं, इसको आपको समझाना है। कहता है वैसा क्रिया जिसमें शुद्ध अवक्षेप को वैद्युत अपघट के द्वारा कोलाइडी विलयन में बदला जाता है। यानी जो पेप्टीकरण होता है कोलाइडी विलयन बनाने के तरीके हैं, यानी कि पेप्टीकरण एक प्रकार का कोलाइडी विलयन बनाने का नियम होता है। तो वैसा क्रिया जिसमें शुद्ध अपक्षेप जो होता है अब उपयुक्त वैद्युत अपघट के द्वारा कोलाइडी विलयन में बदला जाता है। जो शुद्ध अपक्षेप होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें कुछ ऊपर से क्या मिलाना पड़ता है, एक उपयुक्त वैद्युत अपघट यानी एक सूटेबल वैद्युत अपघट डाल दिया जाता है, जिससे वो जो कण होते हैं अपक्षेप होता है कोलाइडी विलयन में बदल जाता है, उसे पेप्टीकरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ब्राउनियन गति क्या है, इसे परिभाषित करना है। ब्राउनियन गति क्या है, परिभाषित करो। कहता है कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के टेढ़ी मेढ़ी गमन की दिशा को ब्राउनियन गति कहते हैं। जो कोलाइडी विलयन होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें कोलाइडी कण क्या करता है, झिग जैग स्ट्रक्चर में ये गमन करते रहती है कोलाइडी विलयन, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके टेढ़ी मेढ़ी गमन की दिशा को ब्राउनियन गति के नाम से जानते हैं। 30 का ऑप्शन यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं कि टिंडल प्रभाव को परिभाषित करें कि टिंडल प्रभाव क्या है, इसे परिभाषित करना है। कहता है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश को फैलाने की क्रिया को हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। जो कोलाइडी विलयन में होता है कोलाइडी कण, ये है मेरा कोलाइडी विलयन, इसमें है ये मेरा कोलाइडी कण, जब इस पे प्रकाश जाती है तो ये क्या करती है, प्रकाश को फैला देती है। तो प्रकाश को फैलाने की क्रिया को हम लोग कोलाइडी टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। यानी कोलाइडी कण के द्वारा जो मेरा प्रकाश की किरणें होती है वो फैल जाती है, इससे हम लोग किस नाम से जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसे हम लोग यहाँ पे टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। क्वेश्चन 31 क्या कहते हैं कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निर्छालन का क्या महत्व है। क्या इंपॉर्टेंट सवाल आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिए कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निर्छालन का क्या अर्थ होता है। कहता है एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइड में अधिकांश सिलिका आयरन या आयरन अशुद्धियां उपस्थित होती है, जो बॉक्साइड अयस्क शोधन में निर्छालन विधि के द्वारा प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जो बॉक्साइड अयस्क होता है उसमें बहुत सारे अशुद्धियां मिली होती है बॉक्साइड अयस्क में, जैसे सिलिका आयरन और ऑक्साइड की अशुद्धियां होती है, इसे हटाने की प्रक्रिया को निर्छालन कहते हैं। यानी इसमें जो सांद्र NaOH विलयन में निर्छालन कराते हैं और अशुद्धियां पीछे छूट जाती है। निर्छालन किसमें होता है, NaOH की विलयन लेना पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि कॉपर के धातु क्रम में सिलिका की क्या भूमिका है। कॉपर के धातु क्रम में सिलिका की क्या भूमिका है, ये लिखना है। कहता है कि कॉपर के धातु क्रम में सिलिका अम्लीय गालक के रूप में कार्य करता है और यह FeO के संयोग करके FeSiO3 धातु मल बनाती है। यानी सिलिका जो होता है ये आयरन ऑक्साइड से रिएक्शन करके FeSiO3 बनाता है, जो एक प्रकार का धातु मल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। यानी कि कॉपर के निष्कर्षण में सिलिका का अर्थ क्या होता है, क्योंकि सिलिका एक प्रकार का यह अम्लीय गालक की तरह बिहेव करता है और यहाँ पे आयरन के साथ अभिक्रिया करके FeSiO3 धातु मल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि एल्युमिनियम के धातु क्रम में क्रायोलाइट की क्या भूमिका है, ये लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में
क्रायोलाइट की क्या भूमिका है, इसे लिखना है। तो यहाँ पे क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, एल्युमिनियम के धातु क्रम में एल्यूमिना का गलनांक उच्च एवं चालकता कम होती है, अतः इसमें क्रायोलाइट मिलाते हैं जिससे गलनांक कम और वैद्युत चालकता बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या करता है, क्रायोलाइट मिलाने से दो काम होती है, जो गलनांक कुछ होता है वो घट जाता है, इसकी चालकता जो कम होती है और चालकता भी यहाँ पे बढ़ जाती है। यानी कि ये दो फायदा करता है, गलनांक को कम करता है और चालकता को बढ़ाने का काम करता है क्रायोलाइट। तो क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 पे क्या आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहते हैं कि एल्युमिनियम के धातु क्रम में ग्रेफाइट छड़ की क्या भूमिका है, इसके बारे में लिखना है आपको कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण में यहाँ पे जो धातु क्रम में जो ग्रेफाइट छड़ की क्या भूमिका है, ये लिखना है। तो ध्यान से देखो क्या लिखें, ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्सर्जित होकर ग्रेफाइट से क्रिया करती है और CO2 गैस बनाती है। यदि ग्रेफाइट नहीं होता तो ऑक्सीजन एल्युमिनियम से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेती है। ये क्या कहता है, जब यहाँ पे जो एनोड होता है, एनोड पे कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगर मान लेते हैं एनोड हमें ग्रेफाइट का नहीं बनाते तो क्या होता है, तो एनोड नहीं होता तो यहाँ पे का ग्रेफाइट नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है, ये पुनः क्या करता है, एल्युमिनियम से रिएक्शन कर जाता और Al2 बना लेता है ना। लेकिन यहाँ ग्रेफाइट का हम लोग एनोड इसलिए बनाते हैं, जो ऑक्सीजन आ रहा है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, यानी ग्रेफाइट से रिएक्शन करता है और CO2 बना लेता है और ये बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन हो जाता है खत्म, जिससे वो एल्युमिनियम से दोबारा रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। क्वेश्चन 36 क्या कहता है कि प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं और संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं, इसके दो दो उदाहरण को लिखना है। तो प्राकृतिक बहुलक वैसे बहुलक को कहते हैं जो मुख्यतः पेड़ पौधे एवं जंतुओं से मिलते हैं, उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। यानी प्राकृतिक बहुलक वैसे बहुलक होते हैं जो प्रकृति में मुख्यतः पौधे एवं जंतुओं से मिलते हैं, उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, इत्यादि प्रोटीन बहुलक के उदाहरण है। संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं, संश्लेषित बहुलक होते हैं वैसे बहुलक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, उसे संश्लेषित बहुलक के नाम से जानते हैं। यानी वैसे बहुलक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित बहुलक के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है, PVC एक संश्लेषित बहुलक है, बुना S और बुना N इत्यादि इस प्रकार का हमें संश्लेषित बहुलक के बहुत सारे प्रमुख उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। क्वेश्चन 37 का आता है जैव निम्नीकृत बहुलक क्या है, यानी जैव निम्नीकृत बहुलक क्या है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक क्या है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक पूछ रहा है। तो कहता है कि वैसा बहुलक जिसका जैव अपघटन किया जाता है उसे जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। यानी वैसा बहुलक लेना है जो जैव अपघटन क्रिया से उसे हम लोग कर सकते हैं, उसे जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर कोई बोलेगा तो जैसे क्या लेना है, सेलुलोज क्या एक प्रकार का है, जैव निम्नीकृत बहुलक है सेलुलोज एक प्रकार का जैव निम्नीकृत बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे क्या कहता है, क्वेश्चन 38 कहता है कि अपचयी शर्करा क्या है। अपचयी शर्करा क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अपचयी शर्करा क्या है, कहता है वैसा शर्करा जो टॉलिन एवं फाइलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करके अपचयी प्रकृति प्रकट करता है, उसे अपचयी शर्करा के नाम से जानते हैं। यानी वैसा शर्करा जो टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग के विलयन के साथ वो अपचयी गुण को प्रदर्शित करेगा, यानी अपचयी गुण को दिखाए, उसे अपचयी शर्करा के नाम से जानते हैं। जैसे क्या ग्लूकोज, जैसे क्या फ्रुक्टोज, जैसे क्या माल्टोज एक प्रकार का अपचयी शर्करा के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 कहते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हो। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, कहता है वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। समझ में आ गया बात है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि सेल नियतांक क्या है, कि सेल नियतांक किसको बोले, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी लेना है और इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग सेल नियतांक कहते हैं। यानी कि दो इलेक्ट्रोड लेना है
और दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी लेना है। अगर दूरी यल है तो यल बटा, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे शेल स्थिरांक यानी कि यहाँ पे यानी शेल नियतांक के नाम से जानते हैं, यल बटा ए के नाम से इसे जानते हैं। 41 नंबर सवाल क्या कहता है कि कोलराउस के नियम को लिखिए। कोलराउस के नियम क्या है, इसे लिखना है। कहता है अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट के समतुल्यांक चालकता उसके धन आयन एवं ऋण आयन के तुल्यांक चालकता के योग के बराबर होता है, उसे कोलराउस का नियम कहते हैं। कोलराउस का नियम होता है प्यारे विद्यार्थियों कि जो वैद्युत अपघट होती है उसका जो तुल्यांक चालकता होता है यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन के योग के बराबर होता है, उसे हम लोग कोलराउस के नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। क्वेश्चन 42 क्या कहते हैं, धात्विक चालक किसे कहते हैं। धात्विक चालक वैसा चालक जिसमें धारा इलेक्ट्रॉन के कारण गमन करता है उसे धात्विक चालक के नाम से जानते हैं। यानी कि वैसा चालक जो धारा इलेक्ट्रॉन के कारण बहता है उसे धात्विक चालक के नाम से जानते हैं। यानी धातु में यहाँ पे धात्विक चालक उसी को कहते हैं जिसमें धारा किससे वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता हो, उसे धात्विक चालक कहते हैं। 43 नंबर सवाल क्या कहता है, वैद्युत अपघटन चालक क्या है। कहता है वैसा चालक जिसे विद्युत धारा आयन के कारण गमन करता है उसे वैद्युत अपघट चालक कहते हैं। यानी वैसा चालक जिसमें आयन आने के प्लस और माइनस के कारण धारा बहे उसे हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे वैद्युत अपघट चालक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि विद्युत वाहक बल को परिभाषित करना है। विद्युत वाहक बल क्या है, इसे परिभाषित करना है। अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी जो अर्ध सेल होते हैं उसके जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। जो अर्ध सेल मेरा बनता है उसके जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं उसे हम लोग विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। क्या कहता है कि SF6 ज्ञात है जबकि OF6 नहीं, क्यों। कहता है कि सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। यानी सल्फर के पास d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं लेकिन ऑक्सीजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होते हैं। यही कारण है कि SF6 बनता है जबकि यहाँ पे OF6 नहीं बनते हैं, है ना, क्योंकि सल्फर के पास मेरा d ऑर्बिटल दिखता है लेकिन ऑक्सीजन के पास यहाँ पे d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। यानी सल्फर के पास d ऑर्बिटल होता है जबकि ऑक्सीजन के पास नहीं होता है। यही वजह है कि यहाँ पे सल्फर F6 बना लेता है और ऑक्सीजन F6 नहीं बनाता है। क्लियर होगी ये बातें। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि pH3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है, क्यों। तो यहाँ पे लिखा गया है क्या कि जो NH3 अणु होते हैं इनमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। यानी इसमें क्या दिखता है, इसमें हाइड्रोजन बंधन दिखता है, इसमें हाइड्रोजन बंधन दिखता है इसमें। क्लियर है बातें। लेकिन pH3 अणु में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ pH3 का जो क्वथनांक होता है NH3 से कम होता है। क्लियर है बातें। क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है कि फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है जबकि बाकी शेष हैलोजन विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं, ऐसा क्यों। कहता है फ्लोरीन में खाली d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होते, यानी कि फ्लोरीन है इसमें d ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं लेकिन अन्य हाइलोजन के पास d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं और विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं। यानी कि जो फ्लोरीन के अलावा जो और भी यहाँ पे दिखते हैं मेरा क्या, फ्लोरीन के अलावा जैसे क्लोरीन हो गया, जैसे ब्रोमीन हो गया, जैसे आयोडीन, इन सभी में d ऑर्बिटल पाए जाते हैं बट यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है इसमें d ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह कि फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण दिखाता है, बाकी शेष हाइड्रोजन बहुत सारे ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि अक्रिय गैस में केवल एक जी ही सही रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, क्यों। कहता है कि जेनॉन का जो आयनीकरण होता है, जो आयनन ऊर्जा होता है अपेक्षाकृत क्या होता है, ये कम होता है। यानी कि इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है यहाँ पे इसका क्या होता है, कम होता है। और यह उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे क्या यहाँ पे ऑक्सीजन, जैसे क्या फ्लोरीन के साथ संयोग कर ऑक्साइड और फ्लोराइड आयन बनाते हैं। आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये इसका आयनन विभव का मान अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। और ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है।
क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, क्लोरोएसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल होते हैं क्यों। कहता है क्लोरोएसिटिक अम्ल यहाँ पे एसिटिक अम्ल से प्रबल होते हैं क्योंकि क्लोरोएसिटिक अम्ल में उपस्थित क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का वाला ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को बढ़ा देता है। यही कारण है कि यहाँ पे क्लोरोएसिटिक अम्ल यहाँ पे एसिटिक अम्ल से प्रबल होते हैं। क्लियर हो गई बातें, है ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिखता है, जो क्लोरीन परमाणु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 पे क्या कहता है, क्वेश्चन 50 कहता है कि फॉर्मल्डिहाइड कनिजारो अभिक्रिया देता है जबकि एसिटल्डिहाइड नहीं क्यों। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या कहता है, फॉर्मल्डिहाइड कनिजारो अभिक्रिया देता है जबकि एसिटल्डिहाइड नहीं देता है। तो कनिजारो के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता है, अतः यह कनिजारो अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन यहाँ पे एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन रखता है, यही इसीलिए कनिजारो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड कनिजारो क्यों देता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। और जबकि एसिटल्डिहाइड यहाँ पे क्यों नहीं अभिक्रिया देता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एक कनिजारो देगा, और जो के पास अल्फा हाइड्रोजन है वो कनिजारो नहीं देगा। क्लियर है बातें। क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया। चलो हम लोग यहीं तक क्वेश्चन को रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।